हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हो और जम के पढ़ाई कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी केस स्टडी की और मैंने कहा था बहुत जल्द हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ, अरे वाह, तो कहना ही क्या। मुझे इतनी खुशी होगी कि बस पूछो ही मत। तो देखें आज के कौन से क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ये। ओके, ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसकी हम बाद में इसके सॉल्यूशंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को पहले बड़े आराम से समझना है। देखो, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, और एक बात और, अगर आप लेट कर बड़े आराम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, पहले कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और एग्जाम में भी कर पाओगे उसको। चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एट अ गिवन इंस्टेंट ATC, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मतलब कि आप समझते ही होंगे इस चीज़ को, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फाइंड दैट ATC फाइंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब कि एक ग्राउंड से, हमने एक पॉइंट से देखा, ग्राउंड पर खड़े होकर एरोप्लेन को देखा तो वो 60 डिग्री पर था, ठीक है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, अब वो एरोप्लेन 30 सेकेंड उड़ चुका, ठीक है, फ्लाइट ले ली उसने 30 सेकेंड की। 30 सेकेंड के बाद इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब क्या हुआ, 30 सेकेंड के बाद जो एंगल था एरोप्लेन का, ऑब्जर्वर वहीं खड़ा है लेकिन एंगल क्या हो गया उसका, चेंज हो गया। कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब वो कह रहा है द हाइट ऑफ द एरोप्लेन रिमेन कांस्टेंट, मतलब एरोप्लेन अपनी उसी हाइट पे उड़ रहा है लेकिन एंगल चेंज हो गया। मतलब एक जगह से देख रहे थे, एक समय पर 60 डिग्री एंगल था और थोड़ी फ्लाइट के बाद, 30 सेकेंड की फ्लाइट के बाद ऑब्जर्वर का एंगल बदल गया, एरोप्लेन से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। हाइट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एरोप्लेन उसी हाइट पर है जहाँ पर वो इंस्टेंटली स्टार्टिंग में था। अब कह रहा है यूज़ द अबव इन्फॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप क्वेश्चंस के जवाब दो। तो देखो, हमने क्या करना है, पहले एक डायग्राम बनाना है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक डायग्राम ऑलरेडी बना लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है वो देखो आप, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने यहाँ पर लिया, ओके। तो फर्स्ट केस में क्या है कि यहाँ पर सपोज हम B पॉइंट पर एरोप्लेन को अज्यूम करते हैं कि हमारा एरोप्लेन कहाँ है, B पॉइंट पर है और हमारा ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, A पॉइंट पर खड़ा है, ठीक। अब क्या कर रहा है, वो यहाँ से एरोप्लेन को देख रहा है तो उसका ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एरोप्लेन यहाँ से यहाँ तक B से कहाँ आ गया, C पर आ गया और टाइम कितना ले लिया उसने, 30 सेकेंड का ले लिया, ठीक है। एरोप्लेन कहाँ आ गया, B से C पर चला गया और टाइम उसने ले लिया 30 सेकेंड का। अब उसका एंगल ऑब्जर्वर से बदल गया, मतलब अब एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, क्वेश्चन कह रहा है। अब ये देखो, हाइट दोनों की सेम है, B और C सेम हाइट पर है। कितनी हाइट है, ये वाली हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइट कितनी हो जाएगी, 3000√3 और ये हाइट भी होगी, सेम ही होगी, 3000√3। तो बार बार इसको नहीं लिखते, या तो ऐसे करके लिख लो 3000√3, ठीक, हमने लिख लिया। अब कह रहा है फर्स्ट ड्रॉ अ नीट लेबल्ड फिगर टू शो द अबव सिचुएशन डायग्रामेटिकली। तो ठीक है, पहला उसने यही कहा था जो हमने कर लिया। उसने कहा कि डायग्राम मतलब लेबलिंग करके हमें अच्छे से फिगर दिखाओ। तो ये हमने फिगर दिखा दिया। आप वहाँ पे चाहो तो नीचे लिख सकते हो कि B इज़ द इनिशियल कंडीशन ऑफ द एरोप्लेन एंड C इज़ द फाइनल कंडीशन, मीन्स आफ्टर 30 सेकेंड वो कहाँ पर था। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट तो हो गया। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में या हाइट एंड डिस्टेंस में अगर हम डायग्राम बना लेते हैं तो मेरे हिसाब से हमारा 50% काम हो जाता है, क्योंकि बाकी का आपका रेशियोज़ कैलकुलेशन रह जाती है। आप क्वेश्चन को समझ लेते हो तो बाकी का काम आपका हो जाता है, बशर्ते कि आप गलती ना करो। देखो, अब सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में एरोप्लेन ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर कर लिया। मतलब हमें क्या बताना है, E to D का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं X और इसको अज्यूम कर लेते हैं, A to E को अज्यूम कर लेते हैं Y। तो हमें ये बताना है कि 30 सेकेंड में E से D तक कितना डिस्टेंस कवर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से AY निकाल लेते हैं, ठीक है। AY डिस्टेंस को निकालेंगे और फिर पूरा डिस्टेंस निकाल लेंगे, X + Y को निकाल लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ABE में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल ABE, ठीक है। यहाँ पर हम काम करेंगे तो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है, मीन्स BE अपॉन Y
कितना होगा, tan 60 होगा, क्योंकि एंगल पूरा कितना बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम क्लियरली अगर y कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे BE कितना है हमारा, BE है हमारा 3000√3, ठीक है, 3000√3 अपॉन y इज इक्वल्स टू tan 60 कितना होता है √3, ठीक है, tan 60 कितना होता है √3। तो यहाँ से हमारा y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 3000 मीटर, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 3000 मीटर। अब आ जाओ आप किस में, ACD, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ACD में। यहाँ पर एंगल कितना हो रहा है 30 डिग्री, तो देखो यहीं पर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल ACD में आ गए हम। फिर से हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमारा बेस क्या है, ये पूरा x प्लस वाई, देखो ये पूरा x प्लस वाई यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक। तो अभी हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30, मीन्स परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3000√3 और हमारा बेस हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, tan 30। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई, ये पूरा उठ के कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स √3 तो हमें मिल जाएगा 9000 मीटर, ठीक है, 9000 मीटर। अब हमें चाहिए क्या, x, तो y तो हमें ऑलरेडी पता है ना, यहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर दो। ये क्या है, y है, देखो ये y हमने निकाला था ना ऑलरेडी, y कितना 3000। अगर y 3000 है तो x कितना बचेगा, 9000 माइनस 3000 कर दो, 9000 माइनस 3000 मीन्स 6000, ठीक है, मीटर। तो हमारा आंसर आ गया पहला कि हम कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने 30 सेकेंड में 3000 कवर किया, सॉरी 6000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब देखें तो देखो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, इसको क्या करना है, एक इन्फॉर्मेशन की जैसे रखना है, x इज इक्वल्स टू 6000 मीटर। अब देखो अपना सेकेंड क्वेश्चन क्या है। अब सेकंड में कह रहा है, देखो इसी का और भी पढ़ लो, और में भी दिया है तो आप चाहो तो कोई एक भी कर सकते हो। और में कह रहा है कीपिंग द हाइट कांस्टेंट, अगेन हाइट कांस्टेंट है। इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15√3 माइनस 1 सेकेंड। अब देखो टाइम कितना अजीब सा दिया हुआ है, 15 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 सेकेंड, ये टाइम दे दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री। अब फिर से क्या कहा है कि इतने समय के बाद, ये जो समय है इसके बाद अब एंगल हमारा कितना हो गया, एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है ना, एंगल कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। अब कह रहा है फिर से बताओ कि हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन दैट ड्यूरेशन। तो अब हम क्या करें, बार बार 45 डिग्री के लिए फिर से डायग्राम ना बना के हम क्या कर लेते हैं, देखो ये हमारा टाइम है, ये क्या है हमारा टाइम 15√3 माइनस 1 सेकेंड, ठीक है, ये टाइम है। अब यहाँ से अगर मैं अपनी स्पीड, या अपनी नहीं एरोप्लेन की स्पीड निकालूँ तो कितनी आएगी, देखो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया था 6000, ठीक है, मीटर, और टाइम कितना लिया 30। तो यहाँ से समझ में आ रहा है 30 सेकेंड, मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है ना कि स्पीड कितनी होगी 200 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक। हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बार बार इसका डायग्राम क्यों बनाना। हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। मतलब द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप निकाल लो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड। अब इसको बार बार नहीं लिखते, मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देती हूँ। स्पीड कितनी है इसकी 200 और टाइम कितना है, ओके 200 इंटू 15√3 माइनस 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, ठीक है, एंड ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1। इतना डिस्टेंस ये क्या करेगा, कवर कर लेगा। देखो 15 2 जा हो गया 30, 2 0 √3 माइनस 1। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ले जा सकते हो, ठीक है। इसको करने के लिए आप एक और क्वेश्चन, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, 45 डिग्री के लिए फिर से एक डायग्राम बनाओ, वहाँ से फिर से फाइंड आउट कर लो, तो इतना ही आने वाला है आपका आंसर, ठीक है, वहाँ से भी इतना ही आएगा। तो ये हो गया हमारा ख़त्म। अब क्या कह रहा है लास्ट में, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है इसी स्पीड को, जो हमने ये स्पीड निकाली है ना, ये वाली स्पीड, इसको किलोमीटर पर आवर में बताओ।
हमने स्पीड कितनी निकाली 200 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में हम कर सकते हैं ना, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू 200 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए हमको पढ़ाया जाता है ना 5/18, 18/5, मतलब कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करना है तो क्या करना है 5/18, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। इसका उल्टा कर दो 18/5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 200 इंटू 18/5 कर देंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 40 टाइम्स, तो 18 4 720 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे आ गए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, कई बार रिपीट भी हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। समझ में आया होगा आपको, आई होप, और आप साथ साथ मेरे कर भी रहे होगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। देखो इसमें सारी की सारी चीज़ें आ गई। पहले तो आपसे डायग्राम भी पूछ लिया, दूसरा आपसे डिस्टेंस इन पर्टिकुलर टाइम पूछ लिया, फिर सेकेंड में भी टाइम आपको दे दिया, फिर पूछ लिया कि डिस्टेंस कितना होगा, और किलोमीटर पर, मतलब सारी की सारी नॉलेज आपकी यहाँ पे हो गई, यूज़ हो गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको थोड़ा सा एग्जामिन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट द स्कूल नॉमिनेट यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड टू सेट अप क्लास लाइब्रेरी। क्या किया, 10th क्लास के, जैसे कि आपके एग्ज़ाम है तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि लाइब्रेरी सेटअप कर देते हैं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ। तो ऐसे ही क्या किया कि एक लाइब्रेरी सेटअप की, तो आप और आपके 2 दोस्तों को क्या किया गया, इसकी जिम्मेदारी दे दी गई कि आप लाइब्रेरी सेटअप करो। देयर आर 2 सेक्शन। अब वहाँ पे क्या बनाए गए, 2 सेक्शन बना दिए गए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। देयर आर 32 स्टूडेंट इन द सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। दोनों सेक्शन में क्या किया गया, 32 और 36 स्टूडेंट को अलग अलग रख दिया गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, इतनी सारी जानकारी लेने के बाद अब हमें क्या करना है, आंसर करना है। देखो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बताओ जो आपको चाहिए ताकि सेक्शन ए और सेक्शन बी में इक्वली क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके, हर बच्चे को मिल सके। इस तरीके से आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बतानी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मिनिमम जब वर्ड आ जाए तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। मिनिमम जब भी आएगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो फटाफट क्या करना है, किन किन का एलसीएम निकालना है, 36 और 32 का एलसीएम ले लेना है हमको। ठीक है, अब फैक्टराइज कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लो, या चाहे जैसे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं बता देती हूँ। 32 और 36 वैसे सभी को आता होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से आ जाएगा 16, 18, देन 2 से आ जाएगा 8, 9, देन 2 से, तो क्लियर यहाँ से कितना मिल जाएगा, 4, ये मिल जाएगा आपको 4, और अगेन 9, अगेन फिर मिल जाएगा आपको 2। तो इस तरीके से आपको कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो आपको जो फैक्टर मिलेंगे यहाँ पे वो मिलेंगे आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 1 2 3। ओके, और फिर उसको आपको 9 के फैक्टर कर लो तो मिल जाएंगे आपको 3 इंटू 3। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया इसका। अब यहाँ से गिन लो कितना आ जाता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 30, तो मतलब आ जाएगा आपका लगभग 32 इंटू 9, 32 इंटू 9, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना 32 और इंटू 9, तो 9 2 जा 18, 1 27 28, 288 मीन्स आंसर क्या हो जाएगा इसका, 288 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये देखो 288 आपका ऑप्शन में भी है, मतलब आपका आंसर सही है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM देन HCF ऑफ 36 एंड 32। आप बता सकते हो फटाफट से, कॉमन फैक्टर निकालो इनका। फर्स्ट लीस्ट कॉमन फैक्टर का कौन सा होगा, जो 32 और 36 को क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा, तो 4 होगा ना। देखो 4 के टेबल में फर्स्ट मल्टीपल आ जाता है 4। अब चाहो तो इसके फैक्टर कर लो, 32 के क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से मिल जाएगा 32 का, यहाँ पे 32 का। और आप निकालो 36 का, तो 36 का क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये मिलेगा आपको 36 का। अब दोनों में कॉमन क्या है, 4, दोनों में कॉमन है 4, तो आंसर क्या हुआ, 4। ठीक, ये क्वेश्चन सिंपल था लेकिन इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि चांसेस बहुत है इस बार
आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आने के नंबर सिस्टम से और इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओफो, इतना ईजी है। अभी तो हमने 36 के फैक्टर किए थे ना, 36 के फैक्टर अभी हमने किए थे यहाँ पे। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है बच्चों की ऑल द फैक्टर शुड बी इन प्राइम। कैसे होने चाहिए, सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। मतलब जो आप फैक्टराइज करो, बच्चे क्या करेंगे, 36 है, 36 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 × 9, 9 4 जा 36, ऐसे भी लिख सकते हैं 12 × 3, ठीक है 36। ये प्राइम नंबर्स नहीं है, 3 प्राइम नंबर है लेकिन 12 प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्राइम नंबर में करना है, ये गलती नहीं करना, प्राइम नंबर्स में फैक्टराइजेशन करना है। तो 36 के लिए क्या बनेगा हमारा, अभी हमने किया था 2 × 2 × 3 × 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो कौन सा बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कह रहा है कि 7 × 11 × 13 × 15 + 15 इज अ, ये कैसा नंबर बनेगा, प्राइम बनेगा, कंपोजिट बनेगा, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको इसका आंसर पता होगा कि ये कैसा नंबर है, प्राइम है। आपको पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 ओनली, ठीक है। तो कंपोजिट में कैसा होता है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताना कि क्या होगा। इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हो इसका आंसर, मुझे कमेंट करके बताना आंसर क्या आया। नेक्स्ट, इफ़ P and Q आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। अब फिर से कह रहा है P और Q पॉजिटिव इंटीजर्स से, P की वैल्यू दी है AB² और Q की वैल्यू दी है A²B। आपसे कह रहा है कि एलसीएम बताओ। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है, हाईएस्ट पावर को उठाओ यहाँ से। P = A, B की पावर 2 है और Q = है A²B। हाईएस्ट पावर ले लो, मैक्सिमम कॉमन कितना आ सकता है, मैक्सिमम कॉमन आ सकता है A की पावर 2, B की पावर 2। मतलब आप फैक्टर करोगे तो सारी चीज़ें आपको क्या ले लेनी है, एलसीएम करते समय ले लेनी है। तो A की पावर 2, B की पावर 2। अगर डाउट होता है तो आप क्या करो, इस तरीके से लिख लो, P = A × B × B। ये बहुत छोटा बच्चों वाला खेल हो जाएगा, A × B। तो पहले हम कॉमन चीज़ों को ले लेते हैं, मतलब A कॉमन है, A ले लिया, B कॉमन है, B को भी ले लिया। अब जो छूटा उसको भी लिख लो, A × B, जो छूट गया उसको भी लिख लो। तो बचा क्या, A की पावर 2, B की पावर 2। डाउट नहीं रखना, कहीं पर भी डाउट हो तो उसको क्या करो, दोबारा से चेक कर लो, क्योंकि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड दोबारा नहीं देने को मिलेगा आपको, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन था, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका क्वाड्रेटिक से, आई थिंक क्वाड्रेटिक से ही है, पढ़ लेते हैं इसको। क्या है हमारा क्वेश्चन, द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक शेप विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक का है ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अ पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ पैराबोला। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, इसमें मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, ये कहानी है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, अपने नीचे वाले सेक्शन को पढ़ते हैं। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है कि यही होती है, ax² + bx + c ही होती है, ठीक। अब इसमें क्या पूछ रहा है, देखो आर, ये स्टेटमेंट देने के बाद पूछ रहा है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, a, b एंड c आर। क्या है a, b और c। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे कि A, B, C तीनों कैसे हैं, रियल नंबर। या फिर यहाँ पे, हाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही रखा है, गलत करवाने के लिए पहला ही ऑप्शन रख दिया है। देखो पहला ही ऑप्शन इसमें लिख दिया कि ऑल आर रियल नंबर, इसको टिक नहीं करना, ये गलत है, ठीक है। ऑल आर रियल नंबर्स रॉन्ग है। ऑल आर रेशनल नंबर, नो। ऑल आर रेशनल नंबर, नो, ठीक है। देखो रेशनलाइज करने की बात करेंगे तो वो बात अलग से आ जाएगी, फिलहाल हम इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे रहे हैं। अब क्या कह रहा है, A इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड B एंड C आर एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। देखो जब हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ax² + bx + c, तो अगर आपने ध्यान से अपनी NCERT की बुक अगर पढ़ी है तो वहाँ पे क्या लिखा होता है इसके आगे, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। जैसे हमने रेशनल नंबर में पढ़ा है ना कि p/q की फॉर्म में हो लेकिन q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, कंडीशन है। बच्चे अगर a 0 हो जाएगा ना तो x की पावर 2 खत्म हो जाएगी, है ना।
अगर a 0 हो जाएगा तो x की पावर 2 फिनिश, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की तो बात ही खत्म कर लो, ठीक है ना। तो a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन, पहली प्रायोरिटी यही है। दूसरी चीज़ क्या है, ठीक है आगे बढ़ो, तो बी एंड सी आर एनी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी राइट हुआ। ए और बी को पढ़ते ही ठक से टिक नहीं कर देना, गलत हो जाएगी कि ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है होंगे रियल नंबर, बट इस इक्वेशन के हिसाब से आपको अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 होगा तो क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ही खत्म, तो फिर बात आगे बढ़ेगी कैसे। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, ठीक है। समझ आ गया होगा इस चीज़ को, क्योंकि आपने अगर बुक उठा के ढंग से ध्यान से पढ़ी है तो वहाँ पर ये कंडीशन मेंशन होती है। अब देखो एनसीईआरटी कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है आपसे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, सिंपल होंगे, लॉजिकल होंगे, आपका फोकस देखते हैं कि आप कितना पढ़ रहे हो। नेक्स्ट, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, ठीक। अब देखो उसने कहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, वेयर द डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन इसमें से कौन सी कंडीशन, d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0। तो हमें पता है कि d के लिए हमारी 3 कंडीशन होती हैं, d व्हेन ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, मतलब x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, सपोज एक आ गई 1 तो दूसरी आ गई 3, अलग अलग। तो ये तो हमारा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है, रूट्स आर रियल नंबर्स। ओके मैंने यहाँ टिक कर दिया इसको, कहाँ पे है, ये रहा, हाँ इक्वल है, इक्वल कहा है, ठीक है। तो इक्वल के लिए क्या होगा कंडीशन, d शुड बी लेस देन 0 होता है तो हमारे रूट्स इमेजिनरी होते हैं, तो बच्चा कौन सा, d इज इक्वल्स टू 0, मतलब हमारा आंसर d राइट होगा। d इज इक्वल्स टू 0 के लिए रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट को देखते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8k देन k इज़। तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब लास्ट के टर्म्स में फाइंड आउट करना हो, मीन्स यहाँ पे देखो मिसिंग क्या है, यहाँ पे हमें बताना है लास्ट का टर्म, ये c वाला टर्म। देखो इसको अगर हम कंपेयर करें तो कैसे होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो c वाले टर्म के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हम यहाँ से कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर हम निकालें तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, और कंडीशन क्या होती है भाई पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, c बाई a, तो c कितना है 8k और a कितना है 2, तो यहाँ से लिख देंगे 2, मीन्स 2 4 जा 8 और यहाँ से कट गया, रह गया 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 4k, मीन्स k इज इक्वल्स टू 1/4, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/4। ओके मैंने पहले ही टिक कर दिया इसको बाई मिस्टेक, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 1/4 सही हो जाएगा, ठीक। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके चांसेस ऑफ मिस्टेक बहुत कम हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितने भी क्वेश्चंस करते रहो, फिर उसको रटना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्राफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 के लिए। अब ये ग्राफ क्या करेगा, इसको हमें एनालाइज करके बताना है। इंटरसेक्ट, ये जो ग्राफ है x स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या, किस फॉर्म में होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में होगा, ठीक। इसको जब हम प्लॉट करेंगे इट विल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलती करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। यहाँ पर वो निकालेंगे फटाफट से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, फिर लिख देंगे कि हाँ 2 वैल्यूज़ होंगी। बच्चे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जब प्लॉटिंग करोगे ना, इसकी एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए रख के प्लॉटिंग करोगे तो जो आपका ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा आपका किसके लिए, y इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए। अभी मैं यहाँ पे प्लॉटिंग करके नहीं बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ग्राफ प्लॉटिंग करना भी आपको सिखा दूंगी। तो ये आपका ग्राफ बनेगा। अच्छा, अब इस ग्राफ को एनालाइज करो और बताओ क्या हो रहा है। क्या ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, कहीं पर टच ही नहीं कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है इसका एक्स एक्सिस से। तो कैसे हम कह देंगे कि इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस? गलत है। तो हम कौन सा देखो, बाकी के पढ़ो, टच एक्स एक्सिस नहीं होगा, नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। हाँ, ये सही होगा। ये क्या कर रहा है, ना तो टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ना तो ये एक्स एक्सिस को, ये क्या है हमारा, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये है हमारा वाई एक्सिस, तो ना तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। आराम से आंसर देना। ये कब होता बच्चों, इसकी कंडीशन भी समझ लो। अगर एक्स स्क्वायर माइनस होता 1 तो आप कह सकते थे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए देखो यहाँ से रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, अलग अलग, मतलब इमेजिनरी टाइप में चला जा रहा है। यहाँ से निकालते तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो ये पॉसिबल कंडीशन बन जाती थी, लेकिन यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो आंसर ध्यान से देना है। क्वेश्चंस ऐसे ही एनसीईआरटी आपको देगा, कंफ्यूज करेगा, ज़्यादा टफ नहीं देने वाला है आपको। टफ क्वेश्चंस देने का कोई इरादा नहीं होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है ये समझने का होता है। तो ये भी हमारा हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ सम ऑफ इट्स रूट इज़ माइनस पी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट इज़ माइनस का 1/p। ओके, माइनस ही है ना यहाँ पे, हाँ, माइनस का 1/p, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा बनेगा, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इस टाइप के क्वेश्चंस बताए थे। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे बनती है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन की बेसिक फॉर्म होती है ना, सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आपको गिवन है, कितना है, सम ऑफ द रूट्स माइनस पी, अल्फ़ा इंटू बीटा भी दिया है माइनस का 1/p, तो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो हम यहाँ पे रखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के माइनस का p रखेंगे इंटू एक्स, और यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 1/p इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो हमें क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस का 1/p इज इक्वल्स टू 0। अब मैच कर लो यहाँ से कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस का 1/p। ओके, तो ऑप्शन सी इज अगेन राइट। देखो हर बार हम क्या कर रहे हैं, हर बार हमारा जो चीज़ है वो किधर की तरफ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम वो चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले बेस्ड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ी है, ज़्यादा हार्ड ट्रिकी नहीं है, ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव नहीं है कि आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, बट कॉन्सेप्ट है इसमें, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। ठीक, नेक्स्ट देखो, चले नेक्स्ट पे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आई होप कि कहीं आपने इसको देखा नहीं होगा, अभी तक इसके बारे में किसी ने डिस्कशन भी नहीं किया होगा, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। देखो क्या कह रहा है, अगर आप एक सही आंसर दोगे, राइट आंसर के लिए +1 और रॉन्ग आंसर के लिए क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क को डिडक्ट कर रहा है। मतलब रॉन्ग आंसर दोगे तो माइनस के 1/4, मतलब 0.25 माइनस कर देगा। ठीक, A student knew some of the questions, rest of the questions he attempted by guess। उसने क्या करा, एक बच्चा था, उसने क्या करा, कुछ क्वेश्चंस उसको आते थे, कुछ क्वेश्चन उसने क्या कर दिया, तुक्के मार दिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो उसने ABC जय माता दी 1 2 3 4 करके कर दिया। सो ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस इन ऑल। टोटल उसने 120 क्वेश्चंस के आंसर दिए एंड ही गॉट 90 मार्क्स। उसको टोटल मार्क्स कितने मिले, 90 मार्क्स मिले। तो अब कह रहे हैं कि इस बेस पे क्या करो, देखो यहाँ पे वही दिया है कि करेक्ट के लिए 1 और मतलब रॉन्ग है तो 0.25 माइनस करना। ठीक, इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गैसिंग वर रॉन्ग। क्या कह रहे हैं, देखो, इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट बाय गैसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। उसने क्वेश्चंस आंसर कितने करेक्टली किए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अजम्पशन ले लेते हैं, लेट करेक्ट आंसर्स। ठीक है, करेक्ट आंसर्स उसने दिए x, ठीक है, और रॉन्ग आंसर्स उसने कितने दिए, y दिए। तो टोटल रॉन्ग और राइट मिला के टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, 120।
मतलब पहली इक्वेशन हमारी बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, टोटल आंसर्स जो थे, फर्स्ट इक्वेशन बना ली। अब क्या कह रहा है, टोटल जो ये आंसर्स थे रॉन्ग और राइट मिला के उसको मार्क्स कितने मिले, 90। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझो, देखो क्या चीज़ समझनी है आपको। अगर वो एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको नंबर कितना मिलेगा, 1। ठीक है, अगर वो x क्वेश्चन सही करता है तो हमारे टोटल नंबर x है ना, x क्वेश्चन सही करता है तो कितना मिलेगा, 1 इंटू एक्स यानी कि x। ठीक, फिर अगर वो एक क्वेश्चन गलत करता है तो कितने मार्क्स होंगे, माइनस का 1/4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1/4 माइनस हो जाएगा। अगर वो y नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत करता है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 1/4 ऑफ y हो जाएगा। अब इन दोनों को x प्लस माइनस का 1/4 को हम जोड़ दें तो कितना आता है, 90 मार्क्स उसको टोटल मिलते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, सेकेंड बनेगी x माइनस, माइनस क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि रॉन्ग के लिए डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, रॉन्ग के लिए क्या कर रहा है, वो माइनस कर रहा है। कितना, एक क्वेश्चन का 1/4 माइनस कर रहा है, तो y क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, इसी में इंटू कर देंगे ना y का। ठीक है, इसी में इंटू कर देंगे y का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का y/4 इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं उसको, 90 मिल रहे हैं। ठीक, अब इसको करो सॉल्व, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 4 जा 36, 360। तो ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये बन गई और दूसरी ये बन गई, इन दोनों को ऐड कर दो। तो इसी के नीचे हम लिख देते हैं, यहाँ पे इसी के नीचे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकेंड क्वेश्चन को, सेकेंड इक्वेशन को यहीं पर। तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120, तो माइनस कर दो सीधा सीधा। ठीक है, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 0 8 4 480। देन x इज इक्वल्स टू क्लियरली 480/5 मीन्स 96। डिवाइड कर लो, तो कितने क्वेश्चन सही किए उसने, 96 सही किए। ठीक, 96 सही किए। हमने अज्यूम किया था ना करेक्ट आंसर्स मतलब करेक्ट क्वेश्चंस, तो उसने 96, उसने यही पूछा था हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। तो उसने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया करेक्टली, 96 क्वेश्चन का आंसर दिया करेक्टली। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहला आंसर मिल गया हमको 96 क्वेश्चंस। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही गैस, तुक्का कितने में लगाया उसने, मतलब रॉन्ग आंसर्स। तो कितने, y की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, हमें पता है कि x प्लस वाई, यहाँ पे देखो क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120 था। तो सिंपल है, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120 माइनस x यानी कि 96 मीन्स कितना बचेगा, 10 6 4 एंड 11 9 24। ठीक है, तो उसने 24 आंसर्स गलत तुक्के में लगा दिए उसने, है ना, आ नहीं रहे थे उसको, उसने क्या किया, ऐसे ही टिक कर दिया। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 24 क्वेश्चंस उसने क्या किए, गैस, तुक्का लगाया। फिर देखो थर्ड में क्या पूछ रहा है, इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड ही आंसर्स 80 करेक्टली देन हाउ मैनी मार्क ही गॉट। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। इसको आप कर लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग। ठीक है, ही आंसर्ड एंड आंसर्ड 80 करेक्टली देन हाउ मैनी मार्क्स ही गॉट। तो बच्चों टोटल जो आंसर थे, टोटल क्वेश्चंस जो थे वो कितने थे, 120, उसमें से 80 तो उसने सही आंसर दिए, तो 80 मार्क्स तो उसको फुल मिलेंगे। ठीक है, देखो उसने क्या किया, 80 करेक्ट थे, 80 करेक्ट मतलब 40 रॉन्ग हुए ना, 40 कैसे हुए, रॉन्ग, तो तभी तो टोटल मिला के कितना होगा, 120 होगा ना, तभी टोटल मिला के कितना होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, तो अब वो कह रहा है कि अगर उसने 80 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए तो उसको मार्क्स कितने मिलेंगे। तो देखो बच्चों, इसको हम 120 को थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, हटा देते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो 80 करेक्ट हैं तो उसको 80 मार्क तो पूरे पूरे मिलेंगे, लेकिन 40 गलत कर दिए ना उसने, 40 गलत कर दिए, तो 40 के लिए माइनस कितना होगा, 40 इंटू 1/4, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि 0.25। ये देखो 0.25 का मतलब कितना होता है, 1/4 ही होता है ना, 1/4 हर क्वेश्चन में डिडक्ट करेगा, तो 40 के लिए 40 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10।
मतलब 10 मार्क्स उसके टोटल में से डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब 80 माइनस 10 मतलब 70 मार्क्स उसको मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 70। अगर 80 क्वेश्चन सही करके आए तो उसको मार्क्स कितने मिलने वाले हैं? 80 मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, क्योंकि 80 सही थे और बाकी के 40 मतलब 40 कैसे थे उसके गलत। तो 40 के लिए हम उसके डिडक्शन परसेंटेज मतलब मार्क्स निकालेंगे ना 40 × 1/4 करके। ठीक है, अब देखो लास्ट का, इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाई गैसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मैनी क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95। अब क्या कह रहा है, अगर उसको 95 स्कोर करना है तो उसको कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट देने पड़ेंगे। तो हम थोड़ा सा अपने पुरानी वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे ही सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। पहली इक्वेशन हमने बनाई थी x + y, ओके इसको थोड़ा ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है ब्लैक से दिखेगा आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी x + y = 120। ठीक है, अब सेकेंड के लिए देखो x क्वेश्चन उसके अगर राइट है तो उसको x नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, माइनस हम मान लेते हैं y क्वेश्चन उसके रॉन्ग थे तो 1/4 ऑफ y, लेकिन अब उसको मार्क्स कितने चाहिए? टोटल चाहिए 95। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, यहाँ से मिल जाएगा आपको 4x, ठीक है, माइनस का y = ये 4 कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 5 = 20, 2 36 × 38। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी सेकेंड। इसको कहाँ? इसके नीचे लेके माइनस कर दो, यहाँ पे मिलेगा 4x - y = 380। तो अगेन हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्लस करने से y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5y = 0 0 500। मीन्स क्लियर है ना? यहाँ से y कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ से y मिल जाएगा y = 500, x y लिख दिया मैंने यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 5x। तो x = कितना हो जाएगा? 500/5 मतलब 100। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? 95 मार्क्स लेने के लिए उसको 100 क्वेश्चन सही आंसर देने पड़ेंगे, और 20 क्वेश्चन अगर उसके गलत हो भी जाते हैं तो आंसर उसको सही, मतलब उसके जो मार्क्स हैं वो 95 आ जाएंगे। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? देखो टोटल 100 क्वेश्चंस उसके सही है, ठीक है, बचे कितने? 20 का 1/4 करो, 20 का 1/4 मतलब 5, ठीक है, तो बन गया ना। देखो 100 - 5 95, ठीक है। तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैथ्स में ओपन है सब कुछ, आप अपने कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने के बाद चेक भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम बचता है तो एक बार टैली ज़रूर कर लो कि मैंने जो किया वो सही किया कि नहीं किया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा लगा मुझे, इसीलिए मैंने डिस्कस करना ज़रूरी समझा, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने इसको डिस्कस किया होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, रंग बिरंगा क्वेश्चन है ये हमारा। चलो इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। देखो कुछ ऐसा दिया हुआ है, किसी के घर का हमें एक नक्शा यहाँ पे मैप बनाया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे इसको एनालाइज करो। 2 बेडरूम है, 1 बाथरूम, 1 किचन, 1 लिविंग रूम, बड़ा प्यारा सा इनका क्या है? घर। अब यहाँ पे कह रहा है कि 95, ओके पहले इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे कह रहा है अमित इज़ प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट इज़ गिवन बिलो। अमित को क्या लगा? अमित को एक घर खरीदना था तो उसका लेआउट यहाँ पे गिवन है। द डिज़ाइन एट द मेजरमेंट हैज़ बीन मेड सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज़ 95। मतलब ये 2 बेडरूम का एरिया, ठीक है, ये 2 बेडरूम का एरिया और किचन को मिलाकर टोटल कितना होता है? 95 होता है, ठीक है। टोटल कितना होता है? 95 मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15, ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है? इसको हम कंपेयर करें तो दोनों की दोनों चीज़ें बराबर होंगी कि नहीं? मतलब x + 2 + y, इन सबको जोड़ो तो कितना आना चाहिए? 15। बना लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जो पहली इक्वेशन है वो इसी से बना लेते हैं। हमें पता है कि x + 2 + y = कितना बनेगा? 15 बनेगा। मतलब क्लियर है कि x + y = 13 बन गया, पहली इक्वेशन, ठीक। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी? दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, जो उसने कहा है एरिया ऑफ 2 बेडरूम। तो बेटा 1 बेडरूम का एरिया कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक है x, देखो ये कितना है? x, और इसकी जो विड्थ है वो है 5, तो एक एरिया कितना हो जाएगा? 5x। ऐसे 2 बेडरूम है तो इंटू 2 कर दो, मतलब 10x। तो बेडरूम का एरिया हो गया 10x, और किचन का एरिया कितना हो जाएगा? देखो
यहाँ से यहाँ तक है y, अगेन दिस इज़ 5, तो कितना हो जाएगा प्लस 5y। इन दोनों को मिला दो तो कितना होता है 95, मतलब इन दोनों का एरिया मिला के कितना 95। भाई देखो क्या कहा था उसने कि 2 बेडरूम का एरिया मिला दो, एक किचन का एरिया मिला दो, टोटल कितना 95। तो हम क्या करेंगे, एक बेडरूम का एरिया निकाल लेते हैं लेंथ इंटू विड्थ से। तो ये हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ 5x, ये हो गया एक बेडरूम का एरिया। ऐसे हमने कितने बेडरूम लगाने हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हो गया 10x। अब इसी में हमको जोड़ना है किचन का एरिया, तो किचन का एरिया कितना हो जाएगा y इंटू 5, तो 5y, इन दोनों को मिला के बनता है 95। तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हमारी इक्वेशन क्या बन गई 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 95। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से 5 को कॉमन ले रही हूँ, मतलब 5 को कॉमन लेने के बाद बचेगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन ले लो 5 को, तो कितना बच जाएगा 5 1 जा 5 19, ओके। तो ये 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल आउट, मतलब बचेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 19। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो हमने क्या किया, अभी तक देखो हमने क्वेश्चन नहीं पढ़े, हमने क्या किया पहले अपनी इक्वेशन बना ली, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें लगेगी ही। लीनियर इक्वेशन है तो बिना बनाए तो काम चलने वाला नहीं, ठीक, पहले ही हमने बना ली, आधी टेंशन ख़त्म। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फ्रॉम द सिचुएशन। ओहो बल्ले बल्ले, क्या हो गया यहाँ पे, क्या हुआ, हमारा काम बिन बताए ही ख़त्म हो गया। देखो उसने कहा इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन हमने ऑलरेडी बना रखी है। कौन कौन सी इक्वेशन बनी, एक तो इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, आंसर हो गया हमारा ख़त्म। सेकेंड पे ध्यान दो, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। ओके, इस आउटर बाउंड्री जो हमारा पूरा आउटर बाउंड्री है, मतलब एक तरीके से इसकी पेरीमीटर बता दो कितनी होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ दिस लेआउट। ओके, तो पूरी बाउंड्री की लेंथ पूछी है। अब बता दो ना यहाँ से यहाँ तक, देखो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना हो जाएगा 10 + 2 12, और ये कितना है 15। तो जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लिख दो लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होता है 2l + b। तो यहाँ से 2 लेंथ हो गई हमारी 12, b हो गया 15, मतलब 2 × 27 यानी कि 54 मीटर, ठीक है, 54 मीटर। तो ये भी हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को आप जब पढ़ के समझ पाओगे ना तभी आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन को पढ़ के समझ ही नहीं पाओगे तो आंसर नहीं कर पाओगे। अभी देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। अब क्या है, इस बेडरूम और किचन का एरिया बताओ। तो वो हम तब बता सकते हैं जब हमको x पता हो। और x कहाँ से पता करेंगे, इन दोनों को, 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। देखो 1 को लिखो और 2 को लिखो, फटाफट से सब्ट्रैक्ट करो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इक्वेशन क्या है 2x + y इज इक्वल्स टू 19, और दूसरी है x + y इज इक्वल्स टू 13। फटाफट माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, देन x इज इक्वल्स टू 6। x कितना आ गया 6, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये हो जाएगा 6। तो बेडरूम का एरिया कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, ठीक है। कितने का पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द बेडरूम। तो एरिया हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ बेडरूम, ठीक है। बेडरूम का एरिया कितना हो जाएगा 6 × 5 यानी कि 30 मीटर स्क्वायर। ख़त्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द लिविंग रूम। अब लिविंग रूम का एरिया के लिए थोड़ा सा देखो ध्यान दे लो, यहाँ पे लिविंग रूम का एरिया समझने के लिए थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। देखो लिविंग रूम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक तो आपका ये बनेगा, ठीक है, एक आपका ये बनेगा। इसके लिए हमको क्या चाहिए, y चाहिए, ठीक है। तो y पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। y को अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें पता है x + y कितना था 13, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, सिंपल है, 13 - 6 यानी कि 7 मीटर। y हो गया 7 मीटर। अब इस लिविंग रूम का एरिया अगर हम निकालें तो एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है हमारा, एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, और दूसरा बन रहा है ये। तो दोनों का हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ लिविंग रूम। ओके, एरिया ऑफ लिविंग रूम, ठीक है। लिविंग रूम का एरिया कैसे निकालेंगे, पहला तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किस किस चीज़ को। देखो 2 और x कितना था 6, तो 2 × 6 कितना हो गया 12,
और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी 7 × 7, ठीक है। तो देखो मैं यहीं पे निकाल के बता देती हूँ आपको, क्योंकि वहाँ तक जाना ही क्यों है, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने से आपको भी डिस्टर्ब हो रहा होगा। देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसको 2 पार्ट में यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर लो, ये तो ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है 2 और ये है कितना 6, ये है 6, ये है 2, तो 2 × 6 मतलब हो गया 12। ये आप अब यहाँ पे लिखना आंसर में, मैं यहाँ समझा रही हूँ। अब लिविंग रूम का एरिया ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 7 और ये भी कितना हो जाएगा 2 + 5, देखो यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये कितना है 5, तो 2 + 5 हो जाएगा 7, मतलब 7 × 7 यानी कि 49। तो हम क्या करें, 49 और 12 को ऐड कर देते हैं तो एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया = 49 + 12, तो मतलब कितना हो जाएगा 11, 5 4 61, ठीक है, 9 2 10 11 161। ओके, तो कितना आ गया 61 मीटर स्क्वायर। सिंपल क्या किया, इसको 12 को 49 के साथ ऐड कर दिया, तो ये भी आ गया एरिया ऑफ द लिविंग रूम, ठीक है, एंड लेआउट, तो ये हो गया। अभी देखो लास्ट में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इन द किचन। किचन में टाइल लगवाने की कॉस्ट क्या होगी, तो किचन का एरिया कैसे निकलेगा, किचन का एरिया निकालो फटाफट से, देखो फटाफट से निकालो किचन का एरिया कितना आ जाएगा। किचन का एरिया होगा, यहाँ से यहाँ तक y हमने निकाला था 7 और ये कितना है हमारा 5, तो 7 × 5 यानी कितना हो जाएगा 35 मीटर स्क्वायर। और इसी में इंटू किसका कर दो 50 का, तो इंटू इसी में किसका कर देंगे 50 का, तो आ जाएगा हमारा कॉस्ट यानी 35 × 50। तो लिख दो, यहाँ पे लिख दो फटाफट से, फटाफट से लिखो लिखो लिखो, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग किचन = एरिया ऑफ किचन × 50, ठीक है, तो 35 × 50 कर लो आप, ठीक है, तो 55 5 25 2 एंड 15 × 70 रुपये, 1750 रुपये लगने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ ली, ये लेआउट देने के बाद आपसे पेरीमीटर भी पूछ लिया, कॉस्ट भी पूछ लिया, इंडिविजुअल एरिया भी पूछ लिया। अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन ज़्यादा डीप में नहीं था, 8 9 भी आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ध्यान से सारे क्वेश्चंस को करते जाना। मैं ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करती हूँ पढ़ाते समय, ना ही मुझे एंटरटेनमेंट करना पसंद है कि मैं आपको यहाँ पे मन बहलाऊँ फिर आपको ऐसे एक्टिंग करके। मेरा काम है आपको क्वेश्चन समझाना, मैं वो पूरी ईमानदारी के साथ कर रही हूँ। आप लोग भी क्या करना है, मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना है, कोशिश करनी है। पहले खुद से करो, बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेरी हेल्प ले लो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कहा है, राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड। राज और अजय बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब बोथ फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टू रानीखेत बाई देयर ओन कार। दोनों ने डिसाइड किया, दोनों की फैमिली ने डिसाइड किया कि वो रानीखेत जाएंगे अपनी अपनी कार से। अब क्या हुआ, राज कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ x km/h वाइल अजय की कार जो है वो 5 km/h फास्टर थी, ठीक है। तो राज की कार चल रही है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर से लिखती हूँ आपको दिखेगा। राज कार स्पीड कितनी है x km/h। तो हमारे जो अजय हैं, अजय भाई साहब, उनकी कार की स्पीड कितनी होगी, अजय कार स्पीड, ठीक है। इनकी कार की स्पीड कितनी हो जाएगी x + 5, क्योंकि 5 घंटे की स्पीड से वो ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस, अब ये वाली चीज़ को हम पढ़ेंगे। राज टुक 4 आवर मोर देन अजय। अब राज जो है वो स्लो चल रहा है, राज स्लो चल रहा है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, 4 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। और टोटल डिस्टेंस दोनों को कितना कवर करना है, 400 का, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाई अजय's कार इन 2 आवर। बच्चे अगर 1 घंटे में वो चल रहा है, देखो ये स्पीड कितनी है, km/h में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो x + 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। 1 घंटे में कितना चलता है, x + 5, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई अजय
इन 2 आवर। 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवरेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2x + 5, ठीक है, किलोमीटर। इतना ही तो डिस्टेंस कवर करेगा भाई, सिंपल सी बात है। 1 घंटे में अगर x + 5 चलता है तो 2 घंटे में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अब आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ कि राज की स्पीड x km/h है, यहाँ पे थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। अगर राज की स्पीड कितनी है x km/h और उसको टाइम मान लो t लगता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कहाँ बताऊँ आपको, इसको अप कर देते हैं, यहाँ पे अप कर लेते हैं, ठीक है। देखो, स्पीड ऑफ राज की स्पीड कितनी है x, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर करना है, डिस्टेंस कवर करना है 400 किलोमीटर। दोनों को ही डिस्टेंस 400 कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय राज को कितना टाइम लगेगा, 400/x आवर लगेगा, ठीक। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब देखो, स्पीड ऑफ अजय की स्पीड कितनी है, x + 5 km/h। तो अजय को टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय अजय, तो अजय को टाइम कितना लगेगा, 400/x + 5, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो दोनों को अलग अलग टाइम लग रहा है। अब क्या कंडीशन दी है यहाँ पे, देखो समझो, ये है अजय का टाइम और ये है राज का टाइम, लेकिन दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है, 4 आवर्स का, मतलब राज को 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो हम कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 4 आवर्स का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 400/x - 400/x + 5 = 4 आवर्स, क्योंकि दोनों के टाइम में कितना गैप है, 4 घंटे का गैप है। अब यहाँ से क्या करो, 400 को ले लो कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1/x - 1/x + 5 = 4। यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 4 × 1 = और 400, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसको करो सॉल्व। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 100, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x + 5 - x + 5 = 1। तो यहाँ पे x से x कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 100 × 5 मतलब मिलेगा 500, और ये वाला टर्म उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, x² + 5x। अच्छा, यहाँ से इक्वेशन बनाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, x² + 5x - 500 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो सेकंड में यही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी x² + 5x - 500, तो हमारा ऑप्शन सी राइट है, x² + 5x - 500, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो कह रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ राज, तो इसको हमें स्पीड पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फटाफट से इसको करते हैं फैक्टराइज। देखो हमारे पास क्या है इक्वेशन है x² + 5x - 500 = 0। हमें क्या करना है, दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करो तो 500 आ जाए और माइनस करो तो 5 आ जाए। तो हमें पता है ना कि क्या होता है, 25 - 20 अगर हम करें तो 5 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 500। तो फटाफट यहाँ पे लिख दो x² + 25x - 20x और माइनस के 500 = 0। कॉमन ले लो फटाफट से, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 25, माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 20 कॉमन ले लो तो बचेगा x + 25। तो दो कॉमन फैक्टर आएंगे यहाँ से हमारे, x + 25 और दूसरा आ जाएगा x - 20। अब फिर से बात आ गई हमारी कि हम क्या करने वाले हैं, आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखो जब यहाँ से निकालेंगे इससे तो x कितना मिलेगा, माइनस का 25,
ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे तो x मिलेगा 20। तो स्पीड हमारी निगेटिव तो होगी नहीं, तो कौन सा आंसर सही हुआ, x इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए, ऑप्शन इज राइट, 20 किलोमीटर पर आवर, ये भी हो गया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रैवल 400 किलोमीटर। तो बच्चे अगर अजय की स्पीड 20 है, 20 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस कितना है 400, तो हमें पता है स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकाल दो डिवाइड करके फटाफट से। तो यहाँ पे निकाल देते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू 400/20। तो क्लियर है ना, कितना आ जाएगा 20 आवर, मतलब कितना समय लगेगा उसको, 20 घंटे लगेंगे। है ऑप्शन में, ऑप्शन ए अगेन राइट, 20 घंटे लगने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक और वीडियो में अपने सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्लेन की थी वहाँ पर इसको डिस्कस किया था, बहुत ही डेप्थ में जाके एक एक छोटे छोटे टर्म को वहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि कैसे इक्वेशन बनानी है। ऑलमोस्ट लंबा वीडियो हो गया था बताने के लिए। देखो जब कोई चीज़ कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो टाइम को नहीं देखना चाहिए हमें, है ना। ये क्वेश्चन भी हमारा कुछ वैसा ही था। वहाँ पे मैंने ट्रेन के, स्टीम बोट के बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो सर्च कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय रिचा मैम, और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स पायरेट, तो आप वहाँ पर भी टाइप करके जाके देख सकते हो। वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो सारे क्वेश्चंस भी कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और केस स्टडी की बात करेंगे और सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सेक्शन ए में एमसीक्यूज आ सकते हैं। पूरे के पूरे मैथ आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आप क्या करना, उस वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। तब तक इन सारे क्वेश्चंस को आप क्या करो, बार बार रिपीट करके करो। आ जाए तो जम के करके आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।